जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे और लेस टाइम कंज्यूमिंग लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस है ए 97वें, बी 106वें, सी 109वें और डी 115वें। तो दोस्तों याद रखें कि फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म देखें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन में इसकी रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। टीम इंडिया की स्थिति एक स्थान ऊपर हो गई है। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम इंडिया की एसएएफएफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 में जीत के बाद इसने 106वां स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों 2020 में 107 स्थान पर थी, 107वें पर थी और एक स्थान की बढ़त के साथ अब 106वें स्थान पर है 2021 में। दोस्तों शिखर संघर्ष में टीम ने नेपाल को हराया। फीफा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर है, ब्राजील दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर है। दोस्तों याद रखें, पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान की टीमें बहुत अच्छे से याद रखें। तो बेल्जियम पहला, ब्राजील दूसरा तथा फ्रांस तीसरे स्थान पर है। भारत 106वें स्थान पर है। और भारत ने कौन सा टूर्नामेंट जीता तो आपको यह भी याद रखना है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 जीता है। और सुनील छेत्री वर्तमान में फुटबॉल टीम के कप्तान है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए बाज, बी नजर, सी गरुड़ और डी ऐप मैपिंग। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी, स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। गरुड़ ऐप के माध्यम से बूथ स्तर के अधिकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से केंद्र की अक्षांश और देशांतर जैसे डेटा के साथ मतदान केंद्रों की तस्वीरें और स्थान की जानकारी अपलोड करेंगे। ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों याद रखें कि इस गरुड़ ऐप के माध्यम से चुनाव कार्य बहुत तेजी से होंगे और पारदर्शी तरीके से होंगे। नजर डालेंगे ईसीआई की तरफ, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ, तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मतलब भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और सीईसीआई वर्तमान में सुशील चंद्रा है। मतलब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में? तो सुशील चंद्रा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। दोस्तों योजना के तहत इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों जो यह धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर होंगे, यहाँ पर 50 से 71% तक की छूट मिलेगी दवाओं पर। दोस्तों योजना के तहत इन दवा दुकानों पर उपभोक्ताओं को दवाई की एमआरपी पर न्यूनतम 50.09% और अधिकतम 71% छूट का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों की शुरुआत की है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, कितनी दुकानों की शुरुआत की है? तो 84 दुकानों की। अब नजर डालेंगे हम छत्तीसगढ़ की तरफ, तो सबसे पहले मैप पर देखेंगे छत्तीसगढ़ को। यहाँ से लोकेशन देखेंगे आप, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। अगर इसकी हम सीमाएं देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नीचे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों यह भी एक भू आविष्टित राज्य है मध्य प्रदेश की तरह, और इसका गठन भी मध्य प्रदेश से अलग होकर ही हुआ था। अब छत्तीसगढ़ की डिटेल से देखें अगर, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वर्तमान में सुश्री अनसुईया उइके तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो यहाँ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, स्थापना छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर हुई थी। पड़ोसी राज्य देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें दोस्तों, तो यहाँ से बहुत अच्छे से वन एवं राष्ट्रीय उद्यान याद रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखें, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में और कुछ छत्तीसगढ़ में है, जबकि यहाँ से कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास नेशनल पार्क बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब बांध देखें तो दुधवा बांध महानदी पर है, धमतरी जिले में। याद रखना है दोस्तों, कौन सा बांध? दुधवा बांध कहाँ है? महानदी पर, और धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ में स्थित है। नदी का नाम बहुत अच्छे से याद रखें, महानदी, क्योंकि एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, वह उत्तर प्रदेश में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, जबकि दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक और अगर हम थर्मल पावर स्टेशन देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि कोरबा जिला में स्थित है। याद रखना है, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज का आगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी और डिटेल्स दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में स्थित स्टेडियम देखें तो शहीद वीर नारायण से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में स्थित है। कौन सा स्टेडियम है? क्रिकेट स्टेडियम है, और नाम क्या है? शहीद वीर नारायण से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। दोस्तों, पर्यटक स्थल देखें तो नवागढ़, सैतगंगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, मल्हार, भौरमदेव मंदिर, आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध मावली मेला आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। आगे अगर छत्तीसगढ़ में प्रमुख देखें तो भारतीय न्याग्रा के नाम से या भारत का न्याग्रा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का झरना, जो जगदलपुर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो आप प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का न्याग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। और कौन सी नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। दोस्तों, आगे देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य का उपनाम, तो धान की फसल भरपूर होने के कारण राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखें, धान का कटोरा किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्र में लौह अयस्क उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त है। तो पहला और दूसरा भी याद रखें, प्रथम स्थान पर कर्नाटक तथा द्वितीय स्थान पर उड़ीसा है। दोस्तों याद रखें, लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कर्नाटक और दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। दोस्तों, दंडा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? दंडा नृत्य। दोस्तों, इस नृत्य को दूसरा नाम क्या है? तो इस नृत्य का दूसरा नाम सैला नृत्य भी कहा जाता है। अन्य लोक नृत्यों में सुआ, रावत नाचा, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य प्रमुख हैं। दोस्तों, आगे देखें तो छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी है। पुनर्मतदान का मतलब, आज तक यहाँ पर जब से 2000 के गठन के बाद से दोस्तों, यहाँ पर किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हुआ है और ना यहाँ पर पुनर्मतदान हुआ है। आगे देखें तो कच्चे टिन का उत्पादन करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य है। दोस्तों, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कच्चे टिन का उत्पादन करने में भारत के कौन सा राज्य एकमात्र राज्य है? तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे अधिक किम्बललाइट भंडारण क्षेत्र छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे अधिक किम्बललाइट भंडार क्षेत्र है। याद रखना दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक किम्बललाइट भंडार क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए निम्न में से किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है: ए जो बाइडेन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी एलेक्सी नवलनी और डी नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों याद रखें, वर्ष 2021 के लिए एलेक्सी नवलनी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एलेक्सी नवलनी जो है यह रूस के हैं, याद रखना है। दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए यूरोपीय संसद ने 45 वर्षीय कार्यकर्ता एलेक्सी नवालनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार, याद रखना है, सखारोव पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानवाधिकार क्षेत्र से संबंधित है। मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने रूस की सत्तारूढ़ सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है।
यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और लोगों के समूहों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा और विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एलेक्सी नवलनी जिन्हें हाल ही में सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस देश से संबंधित है, तो रूस के हैं यह, और इन्हें किसने, तो यूरोपीय संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है। और जो सखारोव पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मानवाधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह किन्हें दिया जाता है, तो जिन लोगों ने मानव अधिकारों की रक्षा और विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस है ए जापान, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखें, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I के लिए MK-54 टारपीडो और चाफ व फ्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है, जिसे खरीदने में 423 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों यह अनुमानित लागत बहुत अच्छे से याद रखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनने लगे हैं। अब ये हथियार P-8I विमान का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी की समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह युद्ध के लिए किया जाता है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास कुल 11 P-8I विमान हैं, जिनका निर्माण अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने किया है। दोस्तों याद रखें, जो P-8I विमान है इसका निर्माण कौन सी कंपनी करती है मुख्यतः, तो अमेरिका की कंपनी है बोइंग जो यह करती है। और भारत ने किस देश के साथ, अगर आपसे पूछा जाता है MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ किया है, और जिसकी अनुमानित लागत कितनी है, तो 423 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अमेरिका देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में वर्जीनिया के बोलोप्स में नासा की फैसिलिटी में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है। चीन ने अगस्त 2021 में, जबकि रूस ने हाल ही में जिरकॉन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना यानी मैक 5 की गति से उड़ सकती हैं। दोस्तों इनकी मैक्सिमम गति कितनी होती है, ध्वनि की गति से 5 गुना, जिसे हम मैक 5 गति भी बोलते हैं। नजर डालें अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, तथा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। याद रखें दोस्तों, जो बिडेन तथा कमला हैरिस से जुड़ी मैंने एक तथ्य और बताया था आपको कि इन्हें 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो याद रखें, जो बिडेन तथा कमला हैरिस दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका और डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। दोस्तों यह दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित है। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है और इसके पहले और दूसरे चरण 5 रॉकेट इंजनों द्वारा संचालित हुए हैं। इस 47 मीटर रॉकेट के रॉकेट को नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। दोस्तों याद रखें, इसे किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह देश का स्पेस पोर्ट है, जो कि देश दक्षिण तट से दूर एक छोटा सा टापू है। तो दोस्तों यह कहाँ है? दक्षिण तट से दूर एक छोटा सा टापू है नारो स्पेस सेंटर, जहां से इसे लॉन्च किया गया। नजर डालें दक्षिण कोरिया की तरफ, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति वर्तमान में मून जे इन तथा मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है।
याद रखें दोस्तों, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की जो सीमा रेखा है वह 38वीं डिग्री समानांतर रेखा है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का प्राकृतिक सीमा रेखा कहा जाता है, जो विश्व की सबसे अशांत सीमा रेखा भी कहलाती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए अक्षय कुमार, बी मनोज बाजपेयी, सी रणवीर सिंह और डी अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों याद रखें कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष बेस्ट एक्टर अवार्ड 2 लोगों को मिला है। आगे की डिटेल्स में हम देखते हैं। तो हाल ही में विज्ञान भवन में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। दोस्तों याद रखें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे? कंगना रनौत को। जबकि धनुष को फिल्म असुरन और मनोज बाजपेयी को भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। किस किस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? धनुष और मनोज बाजपेयी को। दोस्तों साथ ही अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म छिछोरे को इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यह लगभग 90 अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक साथ बता पाना संभव नहीं, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए। इसके साथ ही एक तथ्य और बता दें, तो आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी पुरस्कार राशि मिलती है, तो 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि मिलती है, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हुए तख्ता पलट के दौरान प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है? आपके ऑप्शंस है, ए सूडान, बी मालदीव, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सूडान में हुए तख्ता पलट के दौरान प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि दोस्तों जिसकी वजह से देश में तख्ता पलट हो गया है। दोस्तों सूडान के सूचना मंत्रालय ने गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने और सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिशों को रोकने की अपील की है। नजर डालें अब सूडान की तरफ, तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान के वर्तमान में प्रधानमंत्री जिनके समय में यह तख्ता पलट हुआ है, आप याद रखें क्योंकि यहाँ से में पूछ लिया जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब सूडान का तख्ता पलट हुआ। तो याद रखें अब्दुल्ला अब्दुल्ला हमदौक यहाँ के अभी प्रधानमंत्री थे और मुद्रा यहाँ की सूडानी पाउंड है। याद रखें दोस्तों, सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं आपकी, यह किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी हरियाणा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में हरियाणा राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 80 लाख प्रति वर्ष रुपए से कम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यह घोषणा हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवार से संबंधित कोई भी प्रतिभाशाली छात्र छात्रा धन के अभाव के कारण अपने सपने साकार करने का मौका ना खोए। तो दोस्तों यह मुख्यतः गरीब परिवार से संबंधित बच्चों के लिए एक मौका है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो मुफ्त शिक्षा योजना के नाम से लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। नजर डालेंगे दोस्तों हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा की सबसे पहले अगर हम सीमा देखें तो राजस्थान, पंजाब, यहाँ से उत्तर प्रदेश पूरा आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा है, यहाँ से उत्तर प्रदेश नीचे तक ये पंजाब है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, यहाँ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश एक राज्य जिससे, और यहाँ छोटी सी सीमा लगती है इसकी उत्तराखंड से। तो दोस्तों क्या कहाँ कहाँ सीमा लगती है इसकी हरियाणा की? याद रखें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अब नजर डालेंगे हम हरियाणा से जुड़ी जानकारी की तरफ, तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है,
जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और पंजाब की राजधानी है। साथ ही हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वर्तमान में। पड़ोसी राज्य देखें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। अब अगर हम हरियाणा में स्थित झील देखें तो यहाँ एक प्रमुख झील है दमदमा झील, जो कि फेमस है, याद रखें। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर हरियाणा के तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बाला बारा राष्ट्रीय उद्यान, खपरवासा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब हरियाणा से जुड़े अन्य तथ्य देखें तो भारत के पहले मतदाता पार्क का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ तथा हरियाणा को स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला। दोस्तों, याद रखें कि सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 के तहत किसको मिला है, तो ये हरियाणा राज्य को मिला है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, याद रखें अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLS अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, और याद रखें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।